हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग वेक्टर का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड ऑन 5a plus 2b and a minus 3b when it is given that modulus of a is equal to 2 root 2 and modulus of b is equal to 3 and the angle between a and b is pi by 4। मतलब कि जो पैरेललोग्राम है उसके दो साइड्स किन वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमें पता है। क्या गिवन है कि पैरेललोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है इस वेक्टर और इस वेक्टर पे। मतलब उसका एक साइड ये है 5a plus 2b इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरा साइड a minus 3b इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है। साथ में उसने मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b भी दिया है एंड एंगल बिटवीन a एंड b इज pi by 4। देन हमें यह बताना है कि इसके दो डायगोनल में से जो बड़ा वाला डायगोनल है उसका लेंथ क्या है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से डायगोनल AC और डायगोनल BD को हम लिखते हैं कि क्या होगा। सॉरी, तो डायगोनल AC इज व्हाट, लेट अस से इसको हमने D1 नाम दे दिया। डायगोनल AC को हमने D1 बोल दिया। तो डायगोनल AC AB वेक्टर और AD वेक्टर के पॉइंट A से निकल रहा है। ठीक, तो डायगोनल AC जो होगा वो इन दोनों के एडिशन से मिलने वाला है। दैट इज मॉडुलस ऑफ 5a plus 2b प्लस a minus 3b। अब देखो ये कैसे आया, इसको समझते हैं, क्योंकि हम लोग डायगोनल BD भी लिखेंगे, वो भी लिख देता हूं फिर समझाता हूं। तो डायगोनल BD क्या होगा, लेट अस नेम इट D2। दिस इज इक्वल टू इन दोनों के डिफरेंस से 5a plus 2b माइनस a minus 3b का मॉडुलस मैग्नीट्यूड। हमें लेंथ निकालना है, दैट इज वाई हमने इसको क्या रखा है, मॉडुलस के अंदर रखा है। देखो सिंपल सा चीज है, जैसे ट्रायंगल ABC को ले लो। अगर ट्रायंगल ABC में मुझे AB वेक्टर पता है, BC वेक्टर क्या है, तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो AD और BC इक्वल होगा और दोनों का डायरेक्शन, जो AD वेक्टर का डायरेक्शन है वही BC वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो BC वेक्टर क्या है हमारा, A minus 3b जो AD वेक्टर है, एंड AB वेक्टर तो 5a plus 2b है। अब अगर मुझे AC वेक्टर चाहिए तो देखो सिंपल सा है, ऐसे स्टार्ट करो, किसी एक पॉइंट से तुम चलना स्टार्ट करो। किसी एक पॉइंट से, लेट अस से हम A पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, A से B पे गए, दैट इज AB वेक्टर। देन B से C पे गए, दैट इज BC वेक्टर। एंड देन वापस C से हम A पर आ गए, दैट इज CA वेक्टर। तो दिस इज इक्वल टू, हम जिस पॉइंट से चले थे वापस उसी पॉइंट पर है। हमने स्टार्ट किया था जर्नी A से B पे गए, देन B से C पे गए एंड देन C से A पे गए। तो एक्चुअली हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, तो ये 0 वेक्टर हो गया। नाउ AB वेक्टर और BC वेक्टर, इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा। तो CA वेक्टर इज, या इसको ऐसे करते हैं, CA वेक्टर को मुझे चाहिए AC वेक्टर और यहां पे क्या मिला है, CA वेक्टर। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, CA वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा और AC वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। तो मैं CA वेक्टर को माइनस ऑफ AC वेक्टर लिख सकता हूं। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इस AC वेक्टर को उधर ले जाए तो हमें क्या मिला, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। तो ये किस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है ये हमें पता चल गया। AB और BC को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा AC वेक्टर। अगर मुझे AC का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना है, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो। मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो यही तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से,
ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का मॉडुलस, दिस गिव्स ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें ये दे रहा है। सिमिलरली तुम एबीडी ट्रायंगल के लिए भी सेम तरीके से जा सकते हो। अगेन देखो सिंपल सा चीज है, अगर तुम्हें ट्रायंगल के दो साइड किन वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो तीसरा साइड किस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा वो भी तुम फाइंड कर सकते हो आसानी से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये वाला। तुम किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, ए से बी पे गए तो ए बी वेक्टर, बी से सी पे गए तो बी सी वेक्टर, एंड सी से ए पे आए तो सी ए वेक्टर। फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा, तुम ए से स्टार्ट किए थे और वापस ए पर हो तो डिस्प्लेसमेंट 0। सॉल्व कर लो, यू विल गेट द थर्ड साइड। तो एबीडी ट्रायंगल में भी मुझे यही करना है। देखो इसको भी समझ लो, ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी, तो एबीडी वेक्टर में मान लो अगेन में बी, तो देखो किसी पॉइंट से तुम स्टार्ट कर सकते हो। ये कंडीशन ऐसा नहीं कि ए से ही स्टार्ट करें, हम बी से भी स्टार्ट करके वापस बी पर आते हैं, सी से भी स्टार्ट करते हैं तो वापस सी पर ही आते हैं। मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वापस वहीं पे आना है ताकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, यहां हम 0 लिख पाए। तो चलो इस बार मैं डी से स्टार्ट करता हूं, ठीक। तो डी से अगर मैं ए पे जाऊं तो डी ए वेक्टर, देन ए से बी पे जाएं तो ए बी वेक्टर, एंड देन फाइनली बी से डी पे जाएं तो बी डी वेक्टर। वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए, डी से चले थे और डी पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। नाउ व्हाट इज डी ए वेक्टर, यही तो सॉरी डी ए वेक्टर हमें, अच्छा यहां देखो ए डी वेक्टर हमें पता है, हमें क्या पता है ए डी वेक्टर, और यहां हमने क्या लिखा है डी ए वेक्टर। तो ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा डी ए का निगेटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। डी ए वेक्टर मींस डायरेक्शन ये नीचे की तरफ और ए डी वेक्टर मींस डायरेक्शन ये। तो मैं इस डी ए वेक्टर को माइनस ऑफ ए डी वेक्टर लिख सकता हूं। ए बी वेक्टर के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, और बी डी वेक्टर ही चाहिए हमें, या डी बी वेक्टर जो भी है तो बी डी वेक्टर ही छोड़ देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी डी वेक्टर, ठीक। अब अगर मैं पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस बी डी वेक्टर हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा ए डी माइनस ए बी, ए डी माइनस ए बी वेक्टर। तो ये बी डी वेक्टर मिला। अगर डीबी वेक्टर चाहिए तो डीबी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो यहां से डीबी वेक्टर इज व्हाट, डीबी वेक्टर इज ए बी वेक्टर माइनस ए डी वेक्टर। अब डायगोनल का लेंथ, तो मॉडुलस ऑफ बी डी वेक्टर क्या होगा, या अच्छा देखो एक चीज, बी डी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो बी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो या डीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी वेक्टर। तो यही चीज तो यहां लिखा हुआ है। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मॉडुलस के अंदर रखूंगा इसको, सिमिलरली इसको भी हम मॉडुलस के अंदर रखेंगे। तो यहां से देखो दूसरा जो डायगोनल है बीडी, ये यहां लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बीडी और एसी। तो बीडी जो दूसरा डायगोनल का लेंथ है, इट इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स का मॉडुलस, वही चीज यहां लिखा हुआ है। तो सिंपल देखो याद रखने का तरीका क्या है पैरेललोग्राम लॉ में, एक तो निकालना आसान है, दूसरा याद ये रखना है कि दोनों वेक्टर जहां से इनिशिएट हो रहा है उस पॉइंट से जो डायगोनल निकल रहा है वो डायगोनल इन दोनों के सम से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और दोनों वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करने से जो डायगोनल मिला है वो वेक्टर इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगा, ठीक है। ये वाला डायगोनल इन दोनों के सम से और ये वाला डायगोनल इन दोनों के डिफरेंस। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, क्वेश्चन पे आते हैं हम। नाउ अब मुझे दोनों डायगोनल्स का लेंथ फाइंड करना होगा। मैंने ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई कर लिया है दोनों जगह पे, ठीक। नाउ देखो एक चीज ये समझो, जैसे चलो यहीं से समझते हैं, d1 ये है तो d1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर इज 6a माइनस बी का स्क्वायर,
अब वेक्टर में स्क्वायर का मतलब होता है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या है? 6a माइनस बी डॉट 6a माइनस बी। ठीक, तो अब स्क्वायरिंग करके डायरेक्ट लिख सकते हो या ऐसे जाओ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 36a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12a डॉट बी। क्यों? क्योंकि डॉट हो, स्क्वायरिंग का मतलब डॉट होता है वेक्टर के बीच में, तो यहां क्या आया? a डॉट बी। ठीक, नाउ a स्क्वायर मींस ये जो a स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है? मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू तो हमें गिवन है 2√2, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर विच इज 2√2 का स्क्वायर। तो 36 2√2 का स्क्वायर क्या आएगा? 8 प्लस अगेन b स्क्वायर का मतलब है मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ b 3 है तो b स्क्वायर हमें मिलेगा 9 माइनस 12। a डॉट b क्या होता है? देखो फिर यहां पर a डॉट b इज मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मान लेते हैं एंगल बिटवीन देम थीटा है। यहां पे तो हमें गिवन है ना एंगल बिटवीन देम इज π/4, तो इट इज मॉडुलस ऑफ a, या डायरेक्ट लिख दो मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू तो पता ही है, डायरेक्ट लिख देता हूं। तो 2√2 इंटू 3 इंटू कॉस π/4। तो इसे सॉल्व करना है, मैंने बस अभी मल्टीप्लाई करके लिखा है और cos π/4 का वैल्यू रखा है। cos π/4 1/√2 होता है, तो ये कट गया। तो 288 प्लस 9 माइनस 72 क्या देगा? नाउ ये आया 225, तो दिस इज 225, लेकिन ये हमें मिला है d1 डायगोनल का स्क्वायर। ये जो डायगोनल है इसके लेंथ का स्क्वायर हमें मिला है 225। तो यहां से d1 क्या आ गया? d1 इज √225 विच इज 15। ठीक, अब सेकेंड डायगोनल निकालते हैं। नाउ d2 निकालते हैं, तो d2 स्क्वायर क्या होगा? d2 स्क्वायर होगा 4a प्लस 5b का होल स्क्वायर विच इज 4a स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर एंड प्लस 40a डॉट b। ध्यान रखना डॉट होता है, जैसे यहां पे लिखे थे डॉट। a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन यहां पे हमें दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट रखना है, जहां पे 2ab लिखना होता है। नाउ 16a स्क्वायर इज इसका स्क्वायर, तो 8, 16 इंटू 8 प्लस 25b का स्क्वायर 9 प्लस 40 a डॉट b अगेन वही मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b 2√2 इंटू 3 and into angle between them cos theta, that is cos π/4। कितना आ गया? 16 इंटू 8 इज 128, 25 इंटू 9 इज 225 एंड 240। क्योंकि ये √2 डायरेक्ट लिख दूं, ये √2 और cos π/4 का 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहां पे कैंसिल हुआ था। तो ये आ गया, बस अब इसे ऐड कर लेना है। लेट्स ऐड इट। तो d2 स्क्वायर आया 593। ठीक, तो d2 कितना आ गया? d2 इज √593। √593 15 से तो बड़ा ही है। देखो यहां पे d1 स्क्वायर क्या आया था? 225, d2 स्क्वायर क्या आया है? 593। इसका मतलब ये जो डायगोनल है इसका लेंथ बड़ा है, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ क्या आ गया? √593। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी। समझे? सो देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, और क्या याद रखना है? ये वाला डायगोनल इन दोनों वेक्टर के को ऐड करने से मिलेगा। ये जो डायगोनल जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है ये इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा, और ये वाला डायगोनल जिस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा। ठीक है, डायरेक्शन खोजने के लिए मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट वाला ट्रायंगल बना लो, डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। गॉट इट? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।